प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कौन कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्थात अगर हमें एक संतुलित रासायनिक प्रतिक्रिया दी हुई है तो हम उससे कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखेंगे जिससे कि पानी मॉलिक्यूल बनता है। यह रिएक्शन शायद आपको याद हो। इस रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो मॉलिक्यूल पानी का बनाता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जाके कोलाइड करते हैं और इस टाइम पे कोलिजन के बीच की स्थिति है। इसके बाद दोनों मॉलिक्यूल H2O के बन जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से आपका दो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो ये हुई वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो इसमें तीन स्थिति है। पहली स्थिति जब रिएक्शन नहीं हुआ है, अर्थात आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, और दूसरी स्थिति तब जब रिएक्शन हो रहा है, बीच की स्थिति। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। एंड फाइनल स्थिति जब आपका दो मॉलिक्यूल वाटर का बन चुका है, दैट इज प्रोडक्ट। अगर हम इस रिएक्शन को देखें और सिंबलाइज करें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। शुरू में आपके पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। इन सब को हम रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे। इसके बाद आती है बीच की स्थिति जिसमें रिएक्शन हो रहा है। इसे हम लोग एक एरो से शो करेंगे। एंड फाइनली जब हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट बन चुका है, H2O मॉलिक्यूल बन चुका है, इसे हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। तो ये हुआ एक्चुअल रिएक्शन का प्रोसेस। मगर इसको हम लोग कैसे किसी दूसरे को कम्युनिकेट करें, अर्थात इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करें, कैसे इसको हम लोग कॉपी पे लिखें, तो इसके लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन का सहारा लेंगे। सो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक माध्यम है जिसके द्वारा आप फिजिकल रिएक्शन को कॉपी पे लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं जो रिएक्शन आपका एक्चुअल में हो रहा है उसके बारे में आप दूसरे को कम्युनिकेट कर सके, उसके बारे में दूसरे से बातचीत कर सके, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कर सके। ये तभी हो सकता है जब फिजिकल प्रोसेस को हम लोग एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के साथ कॉपी पे लिख सकें। तो इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल H2 एंड वन मॉलिक्यूल O2 ये आपका रिएक्टेंट हुआ, जिसको कि हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे, और ये एरो जो कि दिखाता है रिएक्शन को, एंड फाइनली प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग राइट साइड लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो यह एक बैलेंस रिएक्शन है। इसकी जांच आप कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में देखिए तो हाइड्रोजन का 4 एटम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है और 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, तो अर्थात हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। अगर राइट साइड देखिएगा तो इस साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का 2 एटम है एंड राइट साइड में भी ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो इस तरह से यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एंड 2 मॉलिक्यूल वाटर का है, अर्थात H2O2 एंड H2O का जो रेशियो है वो है 2:1:2। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, व्हाट द कोफिशिएंट रिप्रेजेंट। ये जो कोफिशिएंट है रिएक्शन का, जो हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है एंड H2O का 2 है, इस कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात एक कोफिशिएंट किस चीज़ को डिनोट करते हैं।
ए कोफिशिएंट्स रिलेटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं। ए रिलेटिव नंबर मॉलिक्यूल का हो सकता है या तो ए रिलेटिव नंबर्स मोल का भी हो सकता है। जैसे कि इस रिएक्शन में H2O2 एंड H2O का जो रेशियो है वो है 2:1:2। अब इस पॉइंट पे 2 मोलिक्यूल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड H2O जो रिएक्ट कर रहा है वो 2 मोलिक्यूल 1 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। या तो हम कह सकते हैं यह 2 मोल 1 मोल और 2 मोल के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। तो जब हम मोल के बारे में बात करेंगे तब इसे हम मोलर रेशियो कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हमें मोलर रेशियो पता है। तो एक किसी रिएक्टेंट का मोल पता है तो हम मोलर रेशियो को यूज़ करके दूसरे रिएक्टेंट और दूसरे प्रोडक्ट का मोल पता कर सकते हैं। यह काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई मोलर रेशियो की बात। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन में जो कॉफिशिएंट्स है, जिसको कि हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी कहते हैं, वो किस और चीज़ को डिनोट करते हैं। ये आपका रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी मोलिक्यूल बना रहा है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो आपको 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के पहले एंड H2O के पहले। इस रिएक्शन में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि इस रिएक्शन में 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 2 है। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा, ऑक्सीजन के पहले कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब उसके पहले 1 कॉफिशिएंट है। और उसी प्रकार से H2O मोलिक्यूल का 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो रिलेटिव नंबर को डिनोट करते हैं, अर्थात 2 मोलिक्यूल की जगह पे हम 20 मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, 200 मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, 2000 मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक रिलेटिव नंबर है। तो हम कहेंगे 20 मोलिक्यूल हाइड्रोजन का जब रिएक्ट कर रहा, उसी टाइम पे 10 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा, उसी टाइम पे 20 मोलिक्यूल H2O का फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखें तो हमने केवल 10 से गुना कर दिया है। हम चाहते तो इसे 6.023 इंटू 10⁻23 से भी गुना कर सकते थे। अगर हम ऐसा करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल H2O का रिएक्ट करेगा, उसी टाइम पे 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल O2 का रिएक्ट करेगा एंड 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल H2O का फॉर्म होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगाद्रो नंबर से भी जानते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल और मोल और आयन 1 मोल के बराबर होता है, जैसा कि आपको याद होगा। तो हम कह सकेंगे कि इस रिएक्शन में H2 का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे H2O का 2 मोल बन रहा है। तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें या इधर मोलिक्यूल के बारे में जानकारी मिलती है या तो हमें मोल के बारे में जानकारी मिलती है। The coefficient in a balanced chemical equation indicate both the relative number of molecules or formula units in the reaction and the relative number of moles। यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि रिएक्शंस में जो कॉफिशिएंट्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, वो आइदर रिलेटिव नंबर मोलिक्यूल के बताते हैं या तो रिलेटिव नंबर मोल्स के बताते हैं। अगर आपका कोवैलेंट कंपाउंड है तो उस केस में मोलिक्यूल होगा, अगर ये आयनिक कंपाउंड है उस केस में फार्मूला यूनिट होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मोलिक्यूल क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है।
तो हम लोग संक्षेप में समझेंगे, जब आपका मॉलिक्यूल एक कोवैलेंट है और जब आपका कंपाउंड एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तब हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में कहते हैं। अर्थात एक मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में CH4 एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, N2 एक मॉलिक्यूल है। मगर जब आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, उस केस में आप एक मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस केस में हम लोग फार्मूला यूनिट की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फार्मूला यूनिट की बात करेंगे। जैसे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट होगा KBr, K+Br-, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर भी एक फार्मूला यूनिट होगा। तो हमने देखा कि किसी बैलेंस इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं वो एक रिलेटिव नंबर्स को बताते हैं। रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल भी हो सकता है, रिलेटिव नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता, या तो रिलेटिव नंबर्स ऑफ फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। बैलेंस रिएक्शंस के जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट क्वांटिटीज के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि द क्वांटिटीज 2 मोल H2, 1 मोल O2 और 2 मोल H2O given by the coefficients are called stoichiometrically equivalent quantities। सो इस रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का एंड 2 मोल H2O का स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट की बात थोड़ी और करते हैं। तो इस रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑक्सीजन के, एंड वो स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट है 2 मोल H2O के। स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट का सिंबल आप देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट बीच में एक इन्वर्टेड कप टाइप का शेप बना हुआ है। ये स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो इस रिएक्शन में 2 मोल H2, 1 मोल O2 एंड 2 मोल H2O सभी स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट हुए। इस बात को हम लोग मास के हिसाब से भी कह सकते हैं, अर्थात 4 ग्राम H2 स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट है 32 ग्राम O2 के, जो कि स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट है 36 ग्राम H2O। तो ये तो हुई स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट की बात किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कुछ और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन लॉज के इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली 2 टाइप के कंजर्वेशन लॉज किसी भी बैलेंस के केमिकल इक्वेशन में लगा सकते हैं। पहला तो एटम कंजर्वेशन का और दूसरा मास कंजर्वेशन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों कंजर्वेशन लॉज को। कंजर्वेशन लॉज इन बैलेंस इक्वेशन, तो आपको सेम रिएक्शन बैलेंस करके दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जिसमें कि 2 एटम है, और आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल 4 एटम हुए। उसी तरह से ऑक्सीजन के 2 एटम एंड H2O के 6 एटम हैं। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड कुल कितने एटम हुए? 4 + 2 अर्थात 6 एटम। और प्रोडक्ट के साइड कितने एटम हुए? 6 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रिएक्टेंट के साइड एटम है उतने ही प्रोडक्ट के साइड भी एटम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम जो है वो कंजर्व रहा, जितना लेफ्ट साइड था उतना ही राइट साइड है। इसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस रिएक्शन में मास भी कंजर्व है। हम लोग देख सकते हैं, चाहे तो हम लोग एटम के तौर पे देखें या तो हम लोग मोल के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर हम एटम के तौर पे देखें तो हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन एटम का वजन हो गया 4 AMU। उसी तरह से ऑक्सीजन का वेट हुआ 32 AMU एंड 2 मॉलिक्यूल H2O का वेट हुआ 36 AMU। अगर आप लेफ्ट साइड के वेट को ऐड करेंगे जो कि
4 + 32 के बराबर है, जो कि राइट साइड के वेट के बराबर होता है। अर्थात लेफ्ट साइड जितना वेट है उतना ही वेट राइट साइड में भी है। 4 + 32 विच इज इक्वल्स टू 36। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में मास बराबर है, अर्थात मास कंजर्व है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों काइंड्स के जो कंजर्वेशन लॉ है उनको ओबे करता है। पहला लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड दूसरा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के इस लॉ को हम लोग एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे और हम लोग दोनों ही सिचुएशन देखेंगे कि अगर माइक्रो लेवल पे कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, और साथ ही साथ मैक्रो लेवल पे इस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होता है। तो आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ, एक काफ़ी ही फेमस रिएक्शन है जो कि आपके शरीर में होता है। जब भी आप ग्लूकोज खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल बनाता है। सबसे पहले इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इस साइड में कार्बन के 6 एटम हैं, राइट साइड में भी कार्बन के 6 एटम है क्योंकि हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी तरह से हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 एटम है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 12 एटम है। ऑक्सीजन का एटम गिनिए तो आपको लेफ्ट साइड में 6 और 12 जो कि 18 के बराबर है, और यहाँ पे 6 एंड 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 और प्लस 6 18, यानी कि ये रिएक्शन एटम के हिसाब से बैलेंस है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड में ग्लूकोज के पास 24 एटम है, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 एंड ऑक्सीजन का 6, तो टोटल मिला के 24 एटम हुए। और ऑक्सीजन के कितने एटम हुए? ऑक्सीजन का 6, कोफिशिएंट है 6, मगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो पूरा हुए 12 एटम। इसी तरह से राइट साइड में CO2 के 18 एटम हुए एंड H2O के भी 18 एटम हुए। तो रिएक्टेंट के साइड कुल कितने एटम हुए? 24 + 12 जो कि 36 के बराबर है। उसी तरीके से प्रोडक्ट के साइड कुल कितने एटम हुए? 18 + 18 जो कि 36 के बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितना एटम रिएक्टेंट के साइड है उतना ही एटम प्रोडक्ट के साइड है, अर्थात एटम कंजर्व है, यानी कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, इस रिएक्शन में भी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई होगा। जैसे कि C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल का वजन हुआ 72 + 12 + 96 जो कि 180 AMU के बराबर है। उसी तरीके से 6O2 मॉलिक्यूल का वेट हुआ 6 × 32 जो कि 192 AMU के बराबर है। अगर इस दोनों को जोड़ें तो टोटल वजन 372 AMU के बराबर आता है। सिमिलरली राइट साइड में भी हम लोग मॉलिक्यूल का वजन जोड़ सकते हैं। अगर आप जोड़िएगा तो 6CO2 मॉलिक्यूल का वेट आएगा 264 AMU एंड 6H2O मॉलिक्यूल का वेट आएगा 108 AMU। अगर इस दोनों को आप ऐड करें तो यह 372 AMU के बराबर होता है। अर्थात हम ये कहें जितना वेट लेफ्ट साइड में है उतना ही वेट राइट साइड में है, अर्थात ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हुई कंजर्वेशन के नियम एट माइक्रो लेवल। कंजर्वेशन के जो लॉ हैं, जो नियम हैं, वो मैक्रो लेवल पे भी अप्लाई होते हैं। मैक्रो लेवल कहें तो मोल की बातें, माइक्रो लेवल कहें तो एटम मॉलिक्यूल की बातें। तो इस रिएक्शन को हम लोग फिर से लिखेंगे, और जब हम लोग मैक्रो लेवल पे अप्लाई करना चाहें तो 1 मोल ग्लूकोज का वजन हुआ 180 ग्राम एंड 6 मोल O2 का वजन हुआ 192 ग्राम। उसी तरीके से 6 मोल CO2 का वजन हुआ
264 ग्राम एंड 6 मोल H2O का वजन हुआ 108 ग्राम। तो रिएक्टेंट के साइड टोटल वेट हुआ 372 ग्राम एंड प्रोडक्ट के साइड भी टोटल वेट हुआ 372 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन में मास कंजर्व है और इसको हम लोगों ने मैक्रो लेवल पे कैलकुलेट करके देखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन में एटम कंजर्व होता है और साथ ही साथ मास भी कंजर्व होता है। सो इन एनी केमिकल रिएक्शन सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स हैपन, अर्थात एटम का केवल इधर से उधर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमिलरली ए केमिकल रिएक्शन इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अर्थात किसी केमिकल रिएक्शन में केवल मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास न तो क्रिएट होता है न तो डिस्ट्रॉय होता है। सिमिलरली एटम न तो क्रिएट होता है न ही डिस्ट्रॉय होता है, सिंपली एटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस रिएक्शन में पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा था, अगर प्रोडक्ट के बाद देखिएगा तो कार्बन के साथ केवल ऑक्सीजन लगा है और H2 के साथ भी ऑक्सीजन लगा है। इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एटम का। कुछ देर पहले हमने कहा था कि मोलर रेशियो का यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। Molar ratio can be used to calculate the mole of reactant or product in any reaction, अर्थात मोलर रेशियो को यूज करके हम लोग रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का मोल निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन में। जैसे कि इस रिएक्शन में जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन है, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अर्थात हमें मोलर रेशियो पता है। इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज 1 एंड ऑक्सीजन 6 एंड CO2 6 एंड H2O 6 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हमें ग्लूकोज का 5 मोल दिया हुआ है तो हमें निकालना पड़ सकता है कि कितना मोल ऑक्सीजन का यूज होगा, सिमिलरली कितना मोल CO2 का बनेगा एंड कितना मोल H2O का बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मोलर रेशियो का यूज़ करेंगे। अगर आप देखिए तो इस केस में ग्लूकोज का 1 मोल ऑक्सीजन के 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें निकालना है कि जब 5 मोल ग्लूकोज का रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ 6 मोल O2, hence 5 मोल ग्लूकोज विल रिएक्ट विथ 6 into 5 जो कि 30 मोल O2 के बराबर है। अर्थात 1 मोल ग्लूकोज रिएक्ट करता है 6 मोल O2 से, तो 5 मोल ग्लूकोज जो है रिएक्ट करेगा 30 मोल O2 के साथ। इसी तरीके से हम लोग CO2 का भी मोल निकाल सकते हैं। इस केस में आंसर सेम ही होगा क्योंकि कोफिशिएंट जो O2 का है वही कोफिशिएंट CO2 का है, वही कोफिशिएंट H2O का है। अर्थात 1 मोल 6 मोल CO2 बनाता है एंड सिमिलरली 1 मोल ग्लूकोज का 6 मोल H2O बनाता है। तो इस केस में 30 मोल CO2 का फॉर्म होगा एंड 30 मोल H2O का भी फॉर्म होगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मोलर रेशियो का यूज़ करके हमें अगर किसी एक रिएक्टेंट का मोल दिया हुआ है तो किसी दूसरे रिएक्टेंट या किसी दूसरे प्रोडक्ट का मोल निकाल सकते हैं। अर्थात अगर हमें मोल ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग मोलर रेशियो का यूज़ करेंगे। अब मोल ऑफ रिएक्टेंट कई तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि आपको मास दिया हुआ है या तो नंबर दिया हुआ है एटम का, मोलेक्यूल का या आयन का, या तो वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर मास दिया हुआ है, मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालना है
तो आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर दिया हुआ है मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो आप एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर वॉल्यूम दिया हुआ है मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो आपको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको मोल ऑफ रिएक्टेंट मिलता है आप मोलर रेशियो को यूज करके मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मोल ऑफ प्रोडक्ट को चाहे तो आप मास में या तो नंबर में या तो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इस केस में आपको मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसमें आपको मोल ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। अगेन इस केस में आप मोलर रेशियो का यूज करेंगे। तो मोलर रेशियो के कंसेप्ट को हम लोग एक उदाहरण में अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इस टाइम आपको 1 ग्राम ग्लूकोज का दिया हुआ है एंड आपको निकालना है कि कितना ग्राम H2O का बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, आपको इसका मोल निकालना पड़ेगा, अर्थात आपको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही रिएक्टेंट का मोल मिल गया आपको मोलर रेशियो जो कि इस केस में 6 है को यूज करके मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल गया तो आपको फिर से एक बार मोलर रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का मास निकालना पड़ेगा। तो इस केस में ग्लूकोज का मोलर मास हुआ 180 ग्राम, अर्थात ग्लूकोज के मोल कितने हुए? वेट आपको दिया हुआ था 1 ग्राम, उसको 180 से डिवाइड कर दें जो कि मोलर मास है, तो हमें ग्लूकोज का मोल मिलता है। ना वाटर का कितना मोल फॉर्म होगा? 1 मोल ग्लूकोज से 6 मोल वाटर का बनता है, मगर आपको ग्लूकोज का मोल दिया हुआ है 1/180, अर्थात वाटर का कितना मोल बना? 6 × 1/180 मोल ऑफ वाटर। और अगर अब हमें वाटर का वेट निकालना है तो मुझे वाटर के मोलिकुलर वेट से गुना करना पड़ेगा। तो मास ऑफ वाटर हुआ 6 × 1/180 जो कि मोल ऑफ वाटर है, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास ऑफ वाटर मिलेगा जो कि इस केस में 0.6 ग्राम के बराबर है। तो अभी आपने देखा कि मोलर रेशियो के कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे हम लोग किसी प्रोडक्ट का वेट निकाल सकते हैं। बेसिकली मोलर रेशियो का कंसेप्ट जो है हम लोग सॉल्यूशन में भी लगा सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री में अगर आपको मोल ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो सेम तरीका आपको मोलर रेशियो यूज करना पड़ेगा। अंतर केवल इतना ही पड़ेगा कि मोल ऑफ रिएक्टेंट उस टाइम पे आपको मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा, और उसी तरीके से जब आपको मोल ऑफ प्रोडक्ट पता है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, अर्थात अगर प्रोडक्ट का मोल दिया हुआ है तो आप रिएक्टेंट का मोल निकाल सकते हैं, और मोल को आपको मोलारिटी टाइम्स वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमने ये भी देखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे वैलिड है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मोलर रेशियो को कंसेप्ट को यूज़ करके कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।